चीज ये है कि सीएलएसए ने पीएसयू शेयरों को लेकर एक रिपोर्ट निकाली है। हालांकि सीएलएसए ने ये कहा है कि वैल्यूएशन अब वाजिब नहीं है और अब बहुत सोच समझकर सेलेक्टिव अप्रोच के साथ शेयर चुनने चाहिए सरकारी बास्केट की अगर बात करें तो। लेकिन जो शेयर पसंदीदा हैं सीएलएसए की नज़र में वो है पीएफसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बीईएल, एचएएल, एनएचपीसी। पावर ग्रिड का भी उसमें नाम शामिल है। 4% की आज गिरावट है। सही स्तर पर है सोनी, बताइए, या फिर अभी और ये गिर सकता है किसी को अगर लेने का मन हो तो? ये पावर ग्रिड आप ले सकते हैं। इनफैक्ट 280 का एक अच्छा लेवल है यहाँ पे रीइनिशिएट करने के लिए। लॉन्ग्स 280 270 एक सपोर्ट है। सो यहाँ से रिवर्स कर सकता है, आप इसी लेवल पे बाय कीजिए। रिवर्स करता है टुवर्ड्स 290 पहला टारगेट रहेगा, आप वहां पे बुक कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है पावर ग्रिड को 290 के ऊपर एक बार क्लोज देने के लिए, उसके ऊपर ही आपको वो फ्रेश एक्सटेंडेड रैली टुवर्ड्स 300 फिर से नजर आ सकता है। सो ये लेवल है, आपको यहाँ से बाय कर सकते हैं एंड 275 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। ₹275 का स्टॉप लॉस सीएलएस पावर ग्रिड के लिए, और इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी स्टॉक्स में आज कमजोरी है। कल शेयर चढ़ रहे थे, आज गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा, ऐसे तमाम स्टॉक्स आज के सत्र में कारोबार कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने का काम भी कर रहे हैं बाजार पर। सुदीप, कहीं शॉर्ट के मौके आपको रियल एस्टेट में दिख रहे हैं क्या? शेयर हालांकि चले बहुत हैं, थोड़ा थोड़ा मौका दे रहे होंगे अब। अ, जी नहीं, नहीं आशीष जी, मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से स्ट्रक्चर्स ये सबके हैं जो बहुत चले हुए पिछले कुछ दिनों में, तो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि इन्हें शॉर्ट करना चाहिए। बिकॉज इतने दिनों से जो एक रियल एस्टेट स्टॉक्स अप ट्रेंड में थे, और यदि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से भी देखें, जो रेशियो चार्ट्स पे रियल एस्टेट इंडेक्स वर्सेस निफ्टी को जब हम एक रेशियो चार्ट पे डालते हैं, वो एक हायर हाई बना रहा था और अभी तक वहां पे कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हमने देखा है रियल एस्टेट इंडेक्स में। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे शॉर्ट के मौके हमें ढूंढने चाहिए। इनफैक्ट जैसे शोभा का चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ, तो जो हिसाब से ये पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा है, 1300 रुपए से 4 दिनों में तकरीबन 1380 से ये 1675 तक गया था। तो अब ये अच्छा पुल बैक है, अच्छा मौका है जिनके जो ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उनके लिए री एंटर करने के लिए। और जब तक ओवरऑल ये अपने 10 और 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी अभी तक इन्होंने तोड़ा नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है इन्हें अभी शॉर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट जब डिप्स आती है, फॉर एग्जांपल जैसे शोभा के लेवल्स यदि हम देखें तो 1480 के आसपास इसका 10 और 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 1480 1470 के करीब। तो ये डिप्स जब जब आते हैं तब यहाँ पे शोभा का लेना चाहिए। मुझे लगता है जो हिसाब से स्ट्रक्चर है, ये शॉर्ट के तो स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बने हुए इसमें। शॉर्ट नहीं करना है, री एंट्री का मौका है और इसका आप इस्तेमाल कीजिए अगर शेयरों का जो बुल रन है वो बरकरार है और आपके लिए ये गिरावट आज का मौका बन सकता है। जरा कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं जहां पर आज मार्केट के अंदर या तो स्ट्रेंथ है या तो आज थोड़ी वीकनेस है, उसको देखभाल के जरा पता करते चलेंगे। डेल्टा कॉप एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए। स्ट्रक्चरली वीक हो रहा है, ये 1-2 दिन पहले ठीक बना हुआ था डेल्टा कॉप। सोनी पटनायक, इसी से शुरू कर रहा हूँ। डेल्टा कॉप में क्या किया जाए? 3% नीचे डेज लो को टेस्ट कर रहा है। जीडीपी जी, यहाँ पे डेल्टा कॉप में फर्दर वीकनेस और नजर आ रहा है। इनफैक्ट 135 130 के रेंज को भी टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बन रही है। 148 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल कर सकते हैं 135 132 टारगेट्स के लिए। लेकर ये व्यू, लेकिन आज बजाज ऑटो के बायबैक में शेयर टेंडर करने का आखिरी दिन है, यानी कि आखिरी मौका, और भाव है 10,000 का। हालांकि आज शेयर नीचे है, तो जो मंगलवार के बंद भाव से बायबैक में जो प्रीमियम जो बचा था 18% का, मान के चलिए कि 20-21% के आसपास का हो गया है। 4,000 करोड़ रुपए के बायबैक के रिकॉर्ड डेट कल है। 40 लाख शेयरों का बायबैक है, उसमें जो रिटेल कोटा है वो सिर्फ 6 लाख है, तो छोटा साइज है। रिटेल निवेशक ज्यादा हैं, तो एक्सेप्टेंस रेशियो मान के चल रहे जो एनालिस्ट हैं कि वो कम होगा और 14 से 17% होने की उम्मीद करके चल रहे हैं। विजय सर, आप जरा बताइए, बजाज ऑटो आज हालांकि कमजोर है, एक्सेप्टेंस रेशियो भी कमजोर होगा, लेकिन क्या शेयर टेंडर कर देना जो ही गेंस हो एक वाइज डिसीजन होगा या फिर ना टेंडर करें?
दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो जो वेरी लॉन्ग टर्म है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बजाज ऑटो का स्टॉक ओरिजिनल अलॉटमेंट से कैरी कर रहे हैं और वो शायद कैरी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिन्होंने मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, तो उसमें कोई बुराई नहीं है एक बार टेंडर कर देने में, और अपना प्रॉफिट बुक होगा और किसी और स्टोरी में जाएँगे। बजाज ऑटो में ऑलरेडी एक अच्छा खासा रन अप हो चुका है, लगभग ₹8700 ये टच करके आया है। तो इस लेवल पे अगर आप अपने शेयर टेंडर करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। मगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो बजाज की स्टोरी में और उन्होंने पैसा बनाया है, भारत का एक अग्रणी बिज़नेस ग्रुप है और अक्रॉस कंपनीज़ इस ग्रुप ने बहुत वेल्थ क्रिएट किया है। चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, बजाज ऑटो हो, महाराष्ट्र स्कूटर्स हो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बजाज समूह की हैं, जहाँ पर लोगों ने बेइंतहा पैसा बनाया है। तो मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोग हैं वो टेंडर कर दें, जो लॉन्ग टर्म है बिल्कुल बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको निरंतर सतत विकास वाली कंपनी है, निरंतर कमा के देगी। स्पाइसजेट को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। कंपनी ने सेलेस्टियल एविएशन के साथ सेटलमेंट कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए कितनी पॉजिटिव है ये खबर? सेलेस्टियल एविएशन करती क्या है और कितनी बड़ी राहत है स्पाइसजेट के लिए? जी बिल्कुल, स्पाइसजेट एयरलाइन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है, रिवाइवल के दौर से गुजर रही है और इस वक्त एयरलाइन दो दिशाओं में एक साथ काम कर रही है। सबसे पहली बात यह है कि वो अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार करना चाहती है और दूसरी दिशा उसकी ये है कि जितनी भी देनदारी है उसका जल्द निपटारा करना चाहती है, क्योंकि कई अलग अलग कोर्ट में या लिटिगेशंस में मामले पेंडिंग है जहां पर स्पाइसजेट इस वक्त लड़ाई कर रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि एक मामले में स्पाइसजेट ने सेटलमेंट कर लिया है। जो आधिकारिक तौर पर स्पाइसजेट ने सूचना दी है वो ये है कि सेलेस्टियल एविएशन, जो कि एयर कैप ग्रुप है उसका एक सब्सिडरी है, उसके साथ में सेटलमेंट कर लिया गया है। 250 करोड़ रुपए की सेटलमेंट हुई है और इससे स्पाइसजेट को एक बड़ी राहत मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। दरअसल ये जो ग्रुप है सेलेस्टियल एविएशन, ये एयरक्राफ्ट लेसर है, ये लोग हवाई जहाज किराए पर देते हैं और इनके साथ में एक लंबी दौर पे ये एनसीएलटी में मामला पेंडिंग था, ये लगातार चला आ रहा था कि तकरीबन 250 करोड़ रुपए स्पाइसजेट को चुकाने थे और इसी को लेकर के ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही थी। लेकिन अब दोनों ही लोगों ने, दोनों ही ग्रुप ने, स्पाइसजेट ने और सेलेस्टियल एविएशन ने ये सहमति बना करके इसको सेटलमेंट कर लिया है। 250 करोड़ रुपए का सेटलमेंट है। स्पाइसजेट का दावा है कि इस सेटलमेंट से उनको सालाना करीब करीब 235 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर स्पाइसजेट का मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमने हाल ही में देखा कि स्पाइसजेट ने बोर्ड की मंजूरी के बाद में अभी तक 1050 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इसके पहले 2250 करोड़ रुपए टोटल फंड रेजिंग एक्सरसाइज स्पाइसजेट ने की थी और उसमें से 1050 करोड़ रुपए स्पाइसजेट के पास में आ भी चुके हैं और इस पैसे का इस्तेमाल स्पाइसजेट कोशिश ये करे कि अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द स्पाइसजेट को एक और फंड जो है वो मिलेगा, वो तकरीबन 200 करोड़ रुपए का होगा और उसके जरिए भी कोशिश ये होगी कि जो भी ग्राउंडेड एयरप्लेन है, जो जमीन पर हवाई जहाज है, उनको रिवाइव किया जा सके और फ्लीट में उसको शामिल किया जा सके। जी ठीक है, शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। तो एक सेटलमेंट और करीब करीब 235 करोड़ रुपए की सेविंग होगी स्पाइसजेट को इससे। सुदीप, कोई ट्रेड बनता है क्या स्पाइसजेट में? एक हमने देखा था कि रिकवरी अटेम्प्ट हुई थी लेकिन बहुत कोशिश रंग नहीं ला पाई। कुणाल, आपसे सवाल है ये, माफ कीजिएगा। ओके, नाउ स्पाइसजेट की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड जो मोमेंटम अभी स्पाइसजेट में देखने को मिल रही है, मैं कहूंगा कि अगर कोई भी गिरावट आती है काउंटर में अप टू द लेवल ऑफ 61, तब जाके यहाँ पे खरीदारी करके चलने का मौका है। एंड अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो वीकली चार्ट पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। 200 पिक्स मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम भी हमें देखने को मिलती है। ऊपर में आप कह सकते हो 83 और जैसे 83 ब्रेक होगा 109 तक के लेवल भी स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो खरीदारी करके ही चलने का व्यू है। थोड़ा सा अगर गिरावट आता है अप टू द लेवल 61 60, वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी और उस लेवल पे हम जो एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो हमारा एसएल आएगा 56 का। हैं जहां एक्शन देख रहे हैं। और कुणाल, एक बार
जेबी केमिकल्स एंड फार्मा पे भी राय दीजिए। देखिए खबर ये आई है कि केकेआर जो कि प्रमोटर एंटिटी है इस कंपनी की, वहां पे वो हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ जो मीटिंग है फिलहाल उन्होंने शुरू की है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? क्योंकि देखिए एक नेगेटिव रिएक्शन के तौर पे, क्योंकि अब वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, कौन आएगा इसको खरीदने के लिए, साथ ही किस वैल्यूएशंस पे डील होती हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट इनिशियल टॉक्स में इनिशियल चार्ट्स क्या बता रहे हैं? करीब 3.25% की यहाँ पे गिरावट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वेल, इनिशियल चार्ट तो यही दिखा रहे हैं कि स्टॉक में यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। 1530 तक का पहला लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और अगर वो भी ब्रेक होता है तो 1430 तक के भी लेवल स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी है। तो जो व्यू है फिलहाल डाउन साइड का ही है। 1530, 1430 ये दोनों लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। भी हावी होती जा रही है। अब देखिए 3% से भी ज्यादा की गिरावट है जेबी केमिकल्स में। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि बाजार में कौन सी खबर गर्म है। तो रिम्पी, आपसे ही समझेंगे कि कहां पे खबर गर्म है, कौन सा स्टॉक इसको लेकर फोकस में है, बताइए। देखिए 1-2 दिन से हम आपको नोटिस भी करवा रहे हैं। वो शेयर कोइंसिडेंटली आज वही शेयर हमको ब्रोकर से भी पता लग गया। उस शेयर का नाम है टिमकेन इंडिया। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। आप इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। असल में इसमें ना क्वार्टरली नंबर्स के बाद तेज़ गिरावट आई थी। अगर मैं थोड़ा प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आज का ये चार्ट ना दिखाएं 2% ऊपर, जबकि डेज लो को हम टेस्ट कर रहे हैं। शेयर में आज भी कोइंसिडेंटली काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो ये जब इसका चार्ट दिखाएंगे ना आपको, तो थोड़ा पुराना भी दिखाना, 1 महीने 1.5 महीने का, तो आपको पता लगेगा कैसे शेयर टूटा। और अभी ये शेयर 2700 पे चल रहा है, 3400 का रेट था इसका। कुछ डोमेस्टिक फंड्स ने प्रो अकाउंट के अंदर खरीदारी करना शुरू कर दी है। ये खबर हमारे पास है। ये प्रो अकाउंट कौन से होते हैं? ये एक्चुअली प्रोप्राइटरी अकाउंट्स होते हैं। और कोई भी फंड अगर पहली बार खरीदारी या कोई ब्रोकिंग हाउस बड़ा खरीदारी करता है तो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स के अंदर पहले माल भरा जाता है, जो टिपिकली पीएमएस के अंडर भी चले जाते हैं कई बार। और दूसरा, ये आपको कैसे पता लगेगा कि वो ये खरीद रहे हैं? इसकी थोड़ी चेकिंग की जा सकती है, वो वॉल्यूम को चेक करके। आप औसत वॉल्यूम को चेक करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वो तो आप छुपा नहीं पाएंगे, वो तो मार्केट के अंदर लगेंगे। अगर चेक करेंगे ना तो औसत वॉल्यूम का 2 गुना चल रहा है। ठीक। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर डिलीवरी का वॉल्यूम भी ठीक है, करीब 60% से ज़्यादा की डिलीवरी है। जब ये शेयर टूट भी रहा था ना, तब भी इसका डिलीवरी का वॉल्यूम कम नहीं होता। शेयर बढ़ते समय एवरेज 1 हफ्ते की, 1 महीने की और कल तक का डिलीवरी वॉल्यूम में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं हुई है। ये एक फेज़ था, जिस फेज़ के साथ आया, गिर के ये वापस चल सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने इसके एफआईज और डीआईज के नंबर चेक किए तो बाकायदा उन्होंने ख़रीदा है। ये टाटा ग्रुप की कंपनी सारी की सारी री रेट हुई हैं। ये भी अच्छा चला हुआ शेयर है, लेकिन किसी वजह से नीचे आ गया तो फंड्स इसको, यानी प्रो अकाउंट्स के अंदर इसको खरीदारी हो रही है। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी टिमकेन इंडिया, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फंड्स की तरफ से जो खरीदारी हो रही है, यानी कि प्रो अकाउंट्स में जो खरीदारी हो रही है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसका जीतता जाता एग्जाम्पल आज का प्राइस भी है, जो करीब 2% ऊपर है। इन स्पाइट ऑफ दिस की बाजार आज वीक है। एक काम करें, विजय चोपड़ा जी से थोड़ा आइडिया ले लेते हैं फंडामेंटली कंपनी उनको कैसे लग रही है। विजय जी, मोटा मोटी जो जानकारी हमारे पास थी, जो हमको पता लगा, वो तो हमने साझा कर दिया। जरा आप भी गाइड कर दीजिए, टिमकेन पे आपका स्टांस क्या है? अच्छी कंपनी है डिम्पी, और सबसे बड़ी बात कंपनी की अच्छाई उसके ग्रुप से समझ में आती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो वहाँ वैल्यूएशंस भी थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई थी। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, मतलब 70-75 के करीब था। मगर आप ओवरऑल देखें तो टिमकेन में मुझे कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। अगर आप टीटीएम नंबर्स में अभी फिलहाल देख रहा हूँ, थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और थोड़ा सा जो इनका प्रॉफिट है वो गिरा है करीब करीब 40 करोड़ से, और उसका रिफ्लेक्शन हमने स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी देख लिया है। और एक और चीज मैं देख पा रहा हूँ कि ये लगभग ट्रिपल बॉटम बना है। यही लेवल जो इसने बॉटम बनाया है वो पिछले साल नवंबर में बना था, फिर उसके बाद ये मार्च में बना था इसी साल 2023 में, और फिर उसके बाद आज बना है। तो ये मुझे लगता है सपोर्ट ले रहा है इस लेवल से, और संभावना अच्छी है कि ये वापस हो जाए। हालांकि इसके अंदर एक डेथ क्रॉस बना हुआ है, तो जो भी पोजीशन लें स्टॉप लॉस के साथ लें।
मगर अगर आप फंडामेंटली पूछ रहे हैं तो टिमकन में वैसे कोई समस्या नहीं दिखती क्योंकि समूह बहुत स्ट्रांग है।